अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के अहम तरीन दौरा पर मौजूद है, जहां उनकी अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला सामने आ रहा है। इस दौरे के पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकाई और आलमी मामलात पर दूररस नताइज सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तब्दीली में अमरीकी किरदार के इल्जामात, यूक्रेन जंग के आगाज पर साबिक पाकिस्तानी वजीर के दौरा रूस से पैदा गलत फहमी, गजा पर इसराइली हमले और कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भरपूर इजाफा, ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। यही वजह है कि आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के दौरान लगभग यही मामला जेर बहस आ रहे हैं और इसी हवाले से बयानात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बानी चेयरमैन पीटीआई के बयानात से आने वाली दरार के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन ताल्लुकात को दुरुस्त सिमत में ले जाते नजर आ रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिका में जनरल आसिम मुनीर ने मुमताज अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में उन्होंने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर उजागर किया। प्रेस रिलीज के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ यकतरफा इकदाम तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर देते हुए कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के नफाज की फौरी ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन मुल्क है। वसी एशिया के दीगर ममालिक से मजबूत ताल्लुकात के लिए अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाह है। थिंक टैंक से मुलाकात से कबल आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, नायब अमरीकी कौमी सलामती मशीर योनाथन फायर से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकातें की थी, जिसके दौरान दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। ये दौरा कितना अहम है और इस दौरे की इस वक्त क्या अफादियत है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने और हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने। आप एक्सपर्ट हैं नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स पर। मैं दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, ये दौरा और इन हालात में, अच्छा ब्रिगेडियर साहब थोड़ी देर हमारे साथ मौजूद होंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, इन हालात में ये दौरा, जब हमें अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है, इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, कितनी अहमियत का हामिल है सर? मैं समझता हूँ जनाब, इस वक्त इस दौरे की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि आप जानते हैं कि आलमी निज़ाम में और इस इलाकाई सलामती के हवाले से बहुत अहम तब्दीलियां आ रही हैं जी। तो इस वक्त इस दौरे के ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को ये मौका मैसर आया कि अमेरिका की जो सिफारती और फ़ौजी क़यादत है उसके साथ ना सिर्फ अपनी जो इंटरनेशनल इशूज़ पे पर्सपेक्टिव भी शेयर करे, अपने कंसर्न्स भी शेयर करे और साथ ही साथ कई शोबों में दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात को आगे फ़रोग़ देने की भी कोशिश करे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है ये दौरा 5 एतबार से। पहली बात ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तवक्को रही है कि अमेरिका की जो कमिटमेंट है इस खित्ते में अमन के को बरकरार रखने के हवाले से, यानी कि रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के हवाले से वो पाकिस्तान तवक्को करता है कि बदस्तूर बरकरार रहेगी और जो हाल ही में अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी सामने आई है उसके नतीजे में इस खित्ते में ताकत के तवाजुन पे कोई मनफी असरात ना पड़े। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बदकिस्मती से हाल ही में चूंकि आलमी दहशतगर्दी के
खतरात में इजाफा हुआ है, खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से। तो जी। मैं समझता हूँ दोनों ममालिक की सोच और खदशात में एक इर्तिकाज़ पाया जाता है कि अफगानिस्तान जो है दोबारा से एक तरह से इस खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिसके हवाले से मुस्तकबिल में कई शोबों में काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ एक और पहलू जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज से हट के लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, और उसमें मजीद फरोग जो है पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है। उसके अलावा आप जानते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो डायस्पोरा है उसका किरदार बहुत अहम इस वजह से है कि न सिर्फ पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका से खातिर खा हमें फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंसेस भेजते हैं, बल्कि दोनों ममालिक की के राब्तों को और बरकरार रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सर, मजमूई तौर पे मोहम्मद अली साहब ये बताइएगा, इस दौरे ने किस हद तक मेंड किया है उन रिलेशंस को जो पिछली हुकूमत ने गलत फहमियों का शिकार हुए, जिसमें दरार आई थी? ये दौरा उस हवाले से कितनी अहमियत का हामिल है? जी, बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, उस हवाले से 3 एतबार से मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अहम है। पहली बात तो ये है कि देखें, ये जनरल आसिम मुनीर का इससे पहले 11 ममालिक के वो दौरे कर चुके हैं, तो ये 12वां बैनुल-अक़वामी दौरा है। तो पाकिस्तान की इस वक्त एक मैच्योर और बैलेंस पॉलिसी है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। हम रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इन तमाम बड़ी ताकतों के साथ बायलैटरली खुशगवार कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। हम ब्लॉक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। आपको याद होगा जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी तारीखी तकरीर की थी पीएमए की पासिंग आउट के मौके पे, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं है, यानी आलमी धड़ेबाजी में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हम तमाम ममालिक के साथ दो तरफा ताउन के हवाले से अमन, खुशहाली और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस हवाले से उनको ये मौका मैसर आया कि चीन के हवाले से जो खदशात हैं अमेरिका को, उसको भी ज़ायल करे कि पाक चीन दोस्ती जो है वो इस खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए है। उसका मकसद किसी बड़ी ताकत या किसी और मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन आप दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, चीन के साथ जो ताउन है उसमें भी तेजी आ रही है, अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और आपको नजर आता है कि 2022 के अवाइल में एक बहुत गैर जिम्मेदाराना अंदाज में पाकिस्तान की तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात को यानी कि कशीदा करने की जो कोशिश की गई थी। अमेरिका को आपने नाराज किया था, चीन को आपने परेशान किया था, और रूस को आपने किसी हद तक एम्बैरस किया था, और अरब ममालिक में भी एक थोड़ा सा मतलब एक फिक्र आई थी कि क्या पाकिस्तान के अंदर सोच एक गैर मोहतात अंदाज में पाई जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पिछले साल के दौरान आर्मी चीफ की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है और मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से अब इन तमाम जो अहम पाकिस्तान के अहम तरीन ताल्लुकात हैं अरब दुनिया से, बड़ी ताकतों से, उनमें एक तवाजुन भी आया है और इम्प्रूवमेंट भी आई है, जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बहुत क्रिटिकल है। ठीक। अच्छा मोहम्मद अली साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी जो कुछ तब्दीलियां आ रही हैं उस पर भी बात की, और अभी जो प्रेस रिलीज है ISPR की, उसमें ये भी चीज़ सामने आई है कि हमने फ़लस्तीन के मसले को भी उजागर किया। अब अमेरिका में बैठ के वहाँ पे फ़लस्तीन की बात करना, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। हमने सर ये कहा है कि 2 सियासी सोल्यूशन इसका वाहिद हल है। इस हवाले से इस पर क्या देखते हैं सर आप? पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रही? पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो मुस्लिम दुनिया के वाहिद एटमी ताकत के अफवाज के सिपा सालार हैं, तो यकीनन जब वो कोई बात करते हैं तो अमेरिका भी उसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि मुस्लिम दुनिया की एक बड़ी ताकत की ये सोच है, ये कंसर्न्स हैं, और उसको यकीनन संजीदगी से लिया जाता है। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने डेफिनेटली इस मौके पे जो पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की रियासत की जो सोच और तशवीश है मसले फ़लस्तीन के हवाले से, उसकी तर्जुमानी भी की,
और यकीनन देखें, ना सिर्फ उन्होंने अमेरिकी क़यादत से मुलाकात की, बल्कि आप जानते हैं कि उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की, और दोनों जगह पे उन्होंने इस बात को उठाने का मकसद ये था कि आप जानते हैं कि अमेरिका ना सिर्फ एक बड़ी सुपर पावर है, बल्कि साथ ही साथ वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट रुकन है, और कश्मीर हो या फ़लस्तीन, दोनों मामलात में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट रुकन की हैसियत से उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसके हवाले से जो रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं उन पे अमल दरामद में अपना किरदार अदा करे। दूसरी जानिब जो यूएन सेक्रेटरी जनरल से उनकी मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि यूएन जो है वो बुनियादी और सबसे अहम बैनुल अक़वामी इदारा है, जिसकी जनूबी एशिया में, मशरिक़ वुस्ता में अमन सलामती के क़याम और देरपा मसाइल के हल के हवाले से बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ताकि वो अपनी जो करारदादें हैं उनको उन पे अमल दरामद कराए, ताकि ना सिर्फ ये हल तलब मसाइल जो है वो हल हो, बल्कि एक देरपा अमन सलामती का क़याम भी अमल में आ सके। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, हमने और ये आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम ब्लॉक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करते, ना हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है, ना चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा है। भारत को हम देखते हैं वो भी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, और उसके साथ साथ वो तमाम ममालिक से और बड़े ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर रखते हुए अपने मफादात को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान क्या कर सकता है सर कि वो चाइना के साथ भी उसकी अच्छी एक पार्टनरशिप जो चल रही है चलती रहे, अमेरिका के भी हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहें और अच्छी पार्टनरशिप चला के रखें और अपने मफादात को आगे बढ़ाएं बगैर किसी ब्लॉक का हिस्सा बने? देखिए, मेरी मुसलसल पिछले 15 साल से ये पोजीशन है कि पाकिस्तान का कौमी सलामती का मफाद लॉन्ग टर्म इसमें है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जो करंट एग्जिस्टिंग सुपर पावर यानी कि अमेरिका, जो राइजिंग सुपर पावर चीन है और जो रिसर्जेंट सुपर पावर रूस है, उन तीनों के साथ ताल्लुकात में एक बैलेंस रखे, किसी के साथ किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन दो तरफा तौर पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को यकसा तौर पर आगे बढ़ाए। देखिए, और एक और बात आपके तवस्सुत से कहना बहुत जरूरी है कि देखिए, चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं, उनमें से कोई ताल्लुक दूसरे का नेमुल बदल नहीं है। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक फॉरेन इन्वेस्टर है, इसमें कोई शक नहीं है कि डेवलपमेंट और जो रीजनल कनेक्टिविटी के मौके चीन की सीपेक की इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हमारे साथ सामने आ रहे हैं, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अलबत्ता अमेरिका बदस्तूर पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, 12 अरब डॉलर का हमारा बायलैटरल ट्रेड है, और पाकिस्तान चाहता है कि इसमें मजीद इजाफा हो ताकि हम एड के बजाय ट्रेड के ऊपर इन्हिसार करें, और हमारी खुशहाली का जो हल है, जो ख्वाहिश है, वो हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के हो, ना कि हम मजीद इमदाद के ख्वाहा हों। तो इस हवाले से अमेरिका के साथ दो तरफा करीबी ताल्लुकात बरकरार रखना, प्लस IMF का रिलीफ हो, FATF का रिव्यू हो, उसमें भी अमेरिका का एक बहुत अहम कलीदी किरदार रहा है। तो अमेरिका के साथ मुस्बत ताल्लुकात बरकरार रखना और चीन के साथ भी ताल्लुकात को फरोग देना यकसा तौर पर पाकिस्तान के माशी मसाइल के देरपा और मुस्तकिल हल के लिए एक कौमी सलामती की बहुत अहम जमानत है। ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है सैयद मोहम्मद अली साहब कि क्या अमेरिका ने माजी में जब जब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का इश्तराक, पार्टनरशिप जब आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया? अब अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं है, इस खित्ते में स्टेक्स उसके उतने नहीं जितने चंद साल पहले थे। क्या अब दोबारा अमेरिका पाकिस्तान से कोई तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए? देखिए, ये आपका बहुत अहम सवाल है, और मैंने जिस तरह गुजारिश की कि कई एतबार से दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसके हवाले से अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के हवाले से कई नए मौके जन्म ले रहे हैं। पहली बात ये मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि भारत के जो गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती रवैया है, खास तौर पे जो उसकी पॉलिसी रही है कि दीगर ममालिक अब खुसूसन आलमी सतह पे वो टारगेट किलिंग और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को फरोग दे रहा है, जिस तरह उसने सिख ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को बरतानिया में, फिर कनाडा में और हाल ही में अमेरिका में असैसिनेट करने की जो कोशिशें की हैं, वो अब उसको अमेरिका ने भी हाईएस्ट लेवल पर उसका नोटिस लिया है। और आप जानते हैं कि सदर बाइडेन ने जो अगले माह उनका दौरा था भारत का, उसको मुलतवी कर दिया है। तो ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है भारत को भी
कि अमेरिका जो है भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये को बहुत सीरियसली ले रहा है और इस हवाले से जो उसकी तवक्कुआत थी कि भारत चीन को कंटेन करने में अपना किरदार अदा करेगा, उसको भी एक हकीकत पसंदाना रिव्यू और नजरसानी के प्रोसेस से अमेरिकी पॉलिसी साज गुजार रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का जो एक इंतहाई जिम्मेदाराना क्लोज कोऑपरेशन रहा है अमेरिका के साथ, यकीनन वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका को उसकी कद्र कीमत का ज्यादा एहसास हो रहा है और हाल ही में जो बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के हवाले से अफगानिस्तान में जो खतरात जन्म ले रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूं पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताउन के कई मौके हैं जो कि मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर इस जो खतरे से निपटा जाए, ताकि इस खित्ते में और आलमी सतह पे बर वक्त और भरपूर अंदाज में अमन सलामती को देरपा अंदाज में फरोग दिया जा सके। अच्छा सर, तो ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो उसकी मईशत का चैलेंज है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा है अमेरिका की। पाकिस्तान उस गैप को फिल कर सकता है, एक, और दूसरा क्या इससे हम कोई इकोनॉमिक फायदा उठा सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एड, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं अमेरिका और चीन दोनों के साथ हमारी जो रवासिम हैं वो हमारे मईशत को बेहतर बनाने की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा कर देंगे। पहली बात यह कि देखें, जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो हमारे डिफरेंट सीपेक के तहत मंसूबे हैं और उसके तहत जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स बनने हैं, वो हमने चीन के ताउन से उनको बनाना है। अलबत्ता हम अब चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस बढ़े। तो इस हवाले से अमेरिका का किरदार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, बल्कि हमारी एक बड़ी आबादी जो है वो रेमिटेंसेस भी प्रोवाइड करती है जो अमेरिका में मुकीम है। उसके साथ ही साथ जो हमें माशी चैलेंजेस का सामना रहा है, उसमें जब हमें IMF, वर्ल्ड बैंक की भी सपोर्ट चाहिए होती है, तो उसमें भी अमेरिका का जो रोल है वो बहुत अहम होता है IMF, वर्ल्ड बैंक के साथ कामयाब मुज़ाकरात के हवाले से। और फिर आप जानते हैं कि फैटफ से जो पाकिस्तान कामयाबी के साथ उसके रिव्यू के प्रोसेस से गुजरा, भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस बात का सबूत है कि टेरर फाइनेंसिंग हो, WMD फाइनेंसिंग के जो इल्जामात पाकिस्तान पे भारत ने लगाने की कोशिश की, वो आलमी बिरादरी और अमेरिका ने खुसूसन हमारे तमाम रिकॉर्ड और हमारी परफॉर्मेंस पे इत्मीनान का इजहार किया, जिसके नतीजे में फिर हम कामयाबी से फैटफ के रिव्यू से गुजरे। तो ये इस बात का सबूत है कि माशी मैदान हो, सिक्योरिटी का मैदान हो, काउंटर टेररिज्म हो, इन तमाम शोबों में बतदरीज न सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल रियासत समझता है, जिसके साथ खैर सगाली के ताल्लुकात रखना अमेरिका के अपने मफाद में है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, इलेक्शन के नताइज पसंद ना आए तो पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, मीडिया का सच पसंद ना आया तो मीडिया को ही जानिबदार करार दे दिया, इल्जामात लगे तो इल्जाम लगाने वालों को झूठा कह दिया, बैरून मुल्क से जो तोहफे मिले इन्हें रिकॉर्ड में जाहिर नहीं किया, सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने की धमकियां दी, लेकिन अपने खिलाफ केस बने तो एहतजाज की धमकियां दे दी, मुल्क आज़ाद कराने के ऐलान किए, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात दिए, अमेरिका में सदर रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ करते रहे और आज अदालत ने इन्हें इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया है। अमेरिकी अदालत ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों के जरिए कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमला कराया था। जो बाइडन ने अमेरिकी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। जनवरी 2021 में इस कामयाबी की तौसीक का अमल जारी था। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने हामियों से कहा था कि हम कैपिटल हिल की तरफ मार्च करेंगे। इसके बाद इनके हामियों ने वहां जाकर हमला कर दिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI में हैरत अंगेज ममासलत है। ट्रंप को कैपिटल हिल हमला केस में नाअहल किया गया है। बानी चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में नाअहल किया गया था। ट्रंप को इंतखाबी नताइज पसंद ना आए तो उन्होंने हामियों से कहकर कांग्रेस की इमारत पर हमला करा दिया। बानी तहरीक इंसाफ को इंतखाबी नताइज पसंद ना आए तो उन्होंने भी पार्लियामेंट की इमारत पर हमला करा दिया था।
बानी तहरीक इंसाफ भी अपने सियासी मुखालिफिन का मजाक उड़ाया करते थे, इन्हें जेलों में डालने की धमकियां दिया करते थे। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप भी ऐसा ही करते थे। तहरीक इंसाफ को मीडिया का बयान किया गया सच पसंद नहीं आता था तो वो उसका जवाब देने की बजाय मीडिया की साख खराब करने की कोशिश किया करते थे, मीडिया को जानिबदार करार दे दिया करते थे। यही चलन साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी रहा था। तहरीक इंसाफ भी कहते थे कि वो अपने मुल्क को आज़ाद कराएंगे। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाते थे, इस्टेब्लिशमेंट को अपने खिलाफ करार देते थे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही बयानात दिया करते थे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर साइफर केस है, खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल का केस है। ट्रंप पर भी खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल का केस बनाया गया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ही भी कहते थे कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। ट्रंप के साथ ही भी यही धमकियां दिया करते थे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी तोशाखाना केस बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर भी यही इल्जाम लगा कि दौरे सदारत में इन्हें और इनके अहले खाना को जो तहाइफ मिले वो उन्होंने रिकॉर्ड में जाहिर नहीं किए। गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी धमकियां देना शुरू कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसे ही किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उन पर फर्द जुर्म आयद की गई तो हर तरफ मौत और तबाही होगी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को झूठ कहा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मौक़िफ़ होता था कि वो इल्जाम लगाने वालों को झूठा करार दिया करते थे। ट्रंप भी अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। बानी चेयरमैन PTI भी जारहाना तनकीद के लिए मशहूर हैं। ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज पलटने का इल्जाम लगा। बानी चेयरमैन PTI पर अपने दौर में डस्का के इंतखाबी नताइज पलटने का इल्जाम लगा, जिसके बाद पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराए गए। इंतखाबी नताइज पलटने के केस में डोनाल्ड ट्रंप को भी गिरफ्तार किया गया। बानी चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तारी के बाद $2 लाख के मुचल्लकों पर रिहा कर दिया गया था। बानी चेयरमैन PTI ताहाल जेल में है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आप मुशीर भी हैं, एडवाइज़र रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप सदर हुआ करते थे, जनाब साजिद तारड़ साहब अमेरिका से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन ट्रबल नाउ, गिरफ्तारी भी हो चुकी, नाअहल भी हो चुके, क्यों उनका ये रवैया जो जारहाना रवैया है, आपको लगता है ये वजह बना है क्योंकि उन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की और बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट है? दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैड टू फेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने इसको कंपेयर किया है इमरान खान साहब के साथ, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, नो क्वेश्चन अबाउट इट, अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। अच्छा, वाकई ही एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, डेफिनेटली। अब मैं इसके खिलाफ जो ये कोर्ट ने फैसला दिया है उसके खिलाफ बताऊंगा आपको आज व्हाट आर द सेंटिमेंट्स हियर इन द यूएस। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि पूरे 3 साल किसी कोर्ट ने, किसी डेमोक्रेट पार्टी ने, किसी कोर्ट ने इसको चैलेंज नहीं किया, सोए रहे हैं बिल्कुल। लेकिन 3 साल के फौरन बाद जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की और उनके पोल ऊपर आए तो जमहूरियत जो सो रही थी, दूध पी के सो रही थी जमहूरियत, वो फौरन जाग गई और उन्होंने ये फैसला दिया। और खासकर जबकि जनवरी 5th इज अ लास्ट डे टू हैव योर नेम ऑन द बैलेट इन कोलोराडो, उन्हें जल्दी पड़ गई कि उन्होंने फौरन जमहूरियत का फैसला कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर अनइलेक्टेड जजेस ने ही बैलेट पे फैसला करना है, अनइलेक्टेड जजेस ने ही नया प्रेसिडेंट पिक करना है, तो फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा, अगर बैलेट पे नाम होने के बारे में ये क्वेश्चन है तो कोलोराडो की लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, वहां की असेंबली है, वहां क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया? ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको 14th अमेंडमेंट जो कि जिसमें सिविल वार के बारे में ये बात की गई है, उसकी सेक्शन 3 है जिसके बारे में ये कहा गया है कि जो भी इस कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश करेगा आफ्टर ये सिविल वार 1919 में, ये जो है इसमें अमेंडमेंट में ये क्लास ऐड की गई थी क्योंकि उस वक्त लोग आपस में स्लेवरी के पॉइंट पे कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। इसको इस बहुत वेग है ये। मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूं, कानून का तालिब इल्म हूं, और मैं इसको बहुत वेग है और इसको इतना इजीली माजी में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आज ना सिर्फ कोलोराडो के अंदर, लेकिन इस वक्त यहाँ पे मिनेसोटा में, मिशिगन में और ओरेगन में भी इसी तरह की ट्राइयां की जा रही हैं। सारी दुनिया आज देख रही है
कि ये आज अमेरिका जिसकी 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, वहां पे जमहूरियत के क्या हालात हैं, दूसरे कंट्री का क्या बनेगा जो सिर्फ आज से 76 साल पहले आजाद हुए हैं, वहां तो अभी जमहूरियत ने अपने पंजे गाड़े ही नहीं है। आज अमेरिका के अंदर भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका है। उन्हें पता है कि वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो आज अपना पूरा जोर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI और एस्टेब्लिशमेंट का हर यानी आपको लगता है तारड़ साहब के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द जजेस वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो अंडर प्रेशर हैं? हम तो ये सुनते आए अमेरिका में अदलिया आजाद है और ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है ये सब कुछ अंडर ड्यूरेस या अंडर प्रेशर किया गया? डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि जो जजेस जिन्होंने ये फैसला कोलोराडो में किया है, वो उनकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड हैं। दूसरा मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क के अंदर जो इनके ऊपर केस बनाया गया था, अटॉर्नी जनरल जो कि एक इलेक्टेड पोजीशन होती है, उनका अपनी कैंपेन के दौरान ये वादा था लोगों के साथ, उनका स्लोगन था ये उनकी कैंपेन में कि इफ मैं अगर इलेक्शन जीत गई तो डोनाल्ड ट्रंप को अदालत में घसीटूंगी। ये एक सियासी वादा था। और मैं जैसे पहले आपको अर्ज कर रहा था कि 3 साल ये सारा कानून सोया हुआ था, ये सारा 3 साल इंसुरेक्शन नहीं इन्होंने देखी। 3 साल डोनाल्ड ट्रंप को ये केस कोर्ट्स में क्यों नहीं लेके गए? जब उनके पोल ऊपर गए, जब उन्होंने अपना एक सियासी फैसला कर लिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो सारा कुछ जाग गया है, जमहूरियत भी जाग गई है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी। यहाँ पे एक और सपोर्टिंग आर्गूमेंट बताना चाहूंगा जी। 4 साल से हंटर बाइडन का लैपटॉप FBI के पास मौजूद है, जिसके अंदर शवाहिद मौजूद है कि वो रशिया से और चाइना से पैसे किस तरह लेते रहे हैं करप्शन में। लेकिन FBI के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंसुरेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बैलेट से किस तरह रिमूव करना है। यही इस वक्त जमहूरियत का अलमिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? आज इलेक्शन की इंटेग्रिटी खराब हो रही है, आज अदालतों की। लेकिन तारड़ साहब, जो इल्जाम है डोनाल्ड ट्रंप पर, वो एक क्योंकि अनरेस्ट क्रिएट करने का, और फिर वो हमला हुआ और वो बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं साबिक सदर के। ठीक है, 3 साल के बाद होश आया होगा जुडिशरी को या जस्टिस डिपार्टमेंट को, बट वो इल्जाम तो अपनी जगह पे मौजूद है ना सर। मैं आज आपको इतला अर्ज करना चाहता हूं, आज भी कैपिटल के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, जहां ये लोग कहते हैं हमला हुआ है, आज भी वहां पे एहतजाज हो रहा है, बल्कि डोम के अंदर घुस के एहतजाज हो रहा है, लेकिन उसको नहीं देखा जा रहा। अमेरिका के अंदर इस वक्त 2 कानून चल रहे हैं, जिस तरह हमेशा हम डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि अमेरिका के अंदर 2 कानून है। एक डेमोक्रेट पार्टी का कानून है, एक रिपब्लिकन पार्टी के लिए कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेसिडेंट बाइडन ऑन कैमरा कह चुके हैं कि रिपब्लिकन्स आर होम ग्रोन टेररिस्ट। तो आज जिस तरीके से KGB स्टाइल और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को और FBI को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी पार्टी के खिलाफ, ये सारी दुनिया देख रही है। और दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द डेमोक्रेसी, दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका राइट नाउ। अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग द ग्रिप, नॉट ओनली डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली एज वेल। आप देख रहे हैं गाजा वॉर जो है वो अमेरिका की ग्रिप में नहीं है, रेड सी होती उनके ग्रिप में नहीं है। एलाइज सारे भागकर चाइना जा रहे हैं टू फाइंड सम रिलीफ। आज मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल इस मुल्क को दिए हैं और मैं इस मुल्क को डूबता देखकर मैं इट्स नॉट अ हैप्पी मोमेंट राइट नाउ, फॉर नॉट ओनली फॉर माय सेल्फ, नॉट फॉर अमेरिकन एट द सेम टाइम। तो सर आप क्या देख रहे हैं कि रिपब्लिकन्स की कोई सपोर्ट हासिल है? मतलब ओवरऑल ही वाज अ प्रेसिडेंट, वो रिपब्लिकन्स को की नुमाइंदगी कर रहे थे इतने अरसे तक, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इनको वहां पे? देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं। आज विवेक रामास्वामी जो है, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपना नाम कोलोराडो के बैलेट से खुद रजा कराना तौर पे रिमूव कर लूंगा। आज उन्होंने रिक्वेस्ट की है दूसरे रिपब्लिकन कैंडिडेट से भी कि आप भी वॉलंटियरली अपने नाम कोलोराडो स्टेट के बैलेट से रिमूव करें, इसका बाइकआउट करें, जो उन्होंने किया है। सपोर्ट तो है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है दूसरी तरफ FBI है, दूसरी तरफ अदालतें हैं, दूसरी तरफ पूरी एक मशीनरी है, उसके खिलाफ खड़ा होना इतना आसान नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है, रिगार्डलेस कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके खिलाफ खड़ा होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुशीर साबिक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। साजिद तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहां पर एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल दुनिया का मुश्किल तरीन काम है।
पुलिस और अदालती निजाम मजलूमों की दाद रसी की बजाय अजियत का सामान करते हैं। लवाहकीन या डर जाते हैं या फिर थक जाते हैं। नकीबुल्लाह महसूद केस हो या फिर शाहरुख जतोई केस, मुलजिम थक गए या फिर मर गए। यही सूरत हाल 12 नवंबर को लाहौर के इलाके डिफेंस में होने वाले एक्सीडेंट केस में सामने आ रही है। 12 नवंबर की रात लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद जा बहक हो गए थे। तहकीकात में जो बात सामने आई, इसके मुताबिक 6 अफराद की हलाकत हादसा नहीं थी। पुलिस के तहकीकात के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से कबल जा बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन का काफी देर तक पीछा करता रहा। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज की कि अफनान पीछा छोड़ दे, लेकिन मुलजिम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हरासा करता रहा। मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा और कहता रहा, मैं देखता हूं तुम लोग डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुलजिम अफनान ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया और 160 की स्पीड से गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फीट रोड से दूर जा गिरी और सवार तमाम अफराद जा बहक हो गए। गाड़ी के ड्राइवर मुलजिम अफनान और इसके वालिद को बादाज़ां गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मुलजिम गिरफ्तार है, मगर 1 माह 8 रोज गुजर जाने के बावजूद आज तक गिरफ्तार मुलजिम अफनान का मेडिकल नहीं करवाया जा सका। 16 दिसंबर को पुलिस की जानिब से अदालत को दोबारा मेडिकल करवाने की सदा की गई थी। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम अफनान की उम्र के तयन के लिए टेस्ट पहले 2 डॉक्टर्स ने किया। पहले टेस्ट की रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं आई। मुलजिम अफनान की उम्र के दोबारा तयन के लिए डॉक्टर्स का 12 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया, मगर ताहाल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। लाहौर डिफेंस हादसे के बाद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस केस में ज़ाती दिलचस्पी दिखाते हुए मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आदा किया था। ये सब हुआ, पुलिस ने फुर्तियां भी दिखाई, मकतूल के लवाहकीन भी मुतमईन नजर आए। बात यहां तक नहीं रुकी, शहर भर में कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन भी किया गया था। वक्त गुजरा मगर बात वही है। मकतूलीन के लवाहकीन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बेयारो मददगार हो चुके हैं, धमकियों का सामना कर रहे हैं, हालात की सितम ज़रीफ़ी का सामना कर रहे हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक मकतूल खानदान के वारिस रफाकत निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के पर्सनल सेक्रेटरी से मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। ना वो कॉल उठाते हैं, ना निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ही मकतूलीन के लवाहकीन की मदद को आते हैं। इस केस में मकतूलीन के वरसा को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस पर बात करेंगे रफाकत साहब से, जो कि इस केस में मुद्दई भी हैं। रफाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके 6 लोग इसको कत्ल कहेंगे, कत्ल का जो है वो नवाला बने, अब तक आपको इंसाफ नहीं मिला। मामलात क्या हैं, क्या वजह है कि आपके साथ किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं कर रहा? जी, बच्चे का जो है वो ऑसिफिकेशन टेस्ट दोबारा उन्होंने करने का कहा है। अच्छा। वो बच्चे की जो उम्र का तयन है उसके लिए 3 दफा बोर्ड बन चुका है। अच्छा। क्योंकि वो जो मुलज़िम पार्टी है उनके मकसद का रिजल्ट नहीं आता तो वो अपना असर सुख दिखा के तो जो है वो उसको जो है बोर्ड तुलवा देते हैं। और अभी भी सूरत हाल ऐसी ही है कि ये ऑलरेडी जो 3 बोर्ड टूटे हैं उनके अंदर उसकी उम्र जो है वो 18+ ही आई है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसको तोड़ दिया जाता है। तो साहब, वो रफाकत साहब क्यों टूट रहा है बोर्ड? बार बार दबाव है बोर्ड पे, आपको लगता है किसी का? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि वो मुलज़िम पार्टी जो है वो बासर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। वो जब रिजल्ट उनकी मकसद का नहीं निकलता तो वो अपना असर सूख दिखा के बोर्ड तुलवा देते हैं। ये 3 दफ़ा इसी वजह से बोर्ड टूटा है। क्योंकि अगर आप वो स्मार्ट कार्ड के अंदर जो बच्चे की अपना जो तारीख पैदाइश है वो 2006 के अंदर जो है ना जी वो 11वें महीने में पैदा हुआ है। तो अगर आप उसके हिसाब से उसको देखें, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर वो 4 साल की एज में बच्चा लेते हैं, तो उसके बाद जो वो प्ले ग्रुप, फिर प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर केजी, उस हिसाब से बच्चे की एज अब अगर आप देखें तो वो 2nd ईयर में है। तो वो पता चलता है ये तो 18 साल से कहीं ऊपर 19 साल की से भी ज्यादा एज है उसकी। और इसका जो डील डोल है बच्चे का, आप उसकी हड्डियां देखें तो वो नजर आती है कि नहीं इसका जो है वो एज उसकी ज्यादा है। वो इसी वजह से बोर्ड तोड़ देते हैं ताकि ये इसकी एज जो है ना वो एग्जैक्ट सामने ना आ सके। सर, वजीर आला पंजाब ने आपकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया था, उस तरफ से कोई राब्ता नहीं कर रहा आपसे, या ना आपकी कॉल उठाई जा रही है?
जी नहीं, किसी ने कोई तावन नहीं किया, किसी ने कोई दोबारा रब्ता नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा कि जी आपका केस कहां पहुंचा है और क्या कर रहे हैं आप। अच्छा रफाकत साहब, आप पर जो दबाव डाला जा रहा है, क्या कहा जाता है आपको, क्या धमकी दी जाती है आपको, और किस जानिब से दबाव डाला जा रहा है आपको? देखिए जी, मेरा तो डे वन से यही मौक़िफ़ था जी कि भाईजान मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो जो उसके वालिद हैं अफनान के, ये वो बेसिकली कहते हैं ये दियत का केस है। हम ये कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि भाईजान ये दियत का केस है ही नहीं। वो अदालत के अंदर भी वो यही साबित करना चाह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि भाईजान आपके बच्चे ने हमें पहले हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारी फैमिली को हरासा किया है, और वहां हमारा तकरार हुआ है, आपस में गाली गलौज हुई है। उसके तैश में आके आपके बच्चे ने गाड़ी को हिट किया है, टारगेट किलिंग की है, जिसकी वजह से 6 लोग मौके पे ही जान बक हो गए। लिहाजा हमारा जो है वो दियत का केस है नहीं, हमारा तो केस ही 302 का है। अच्छा रफाकत साहब, क्या यह दुरुस्त है कि आपको नामालूम नंबरों से कॉल्स आती हैं और धमकाया जाता है? जी बिल्कुल, आज से कुछ दिन पहले काफी ज्यादा दबाव था और कुछ ऐसी बातें भी थी जिसके अंदर मुझे थ्रेट किया गया, लेकिन अभी फिल वक्त जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी दुरुस्त है कि आपको आपके फैमिली मेंबर्स का, डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स का पर पर्सन 6-6 करोड़ रुपए ऑफर किया गया? जी ऐसे ही है, ये मुख्तलिफ जो है ना वो लोगों की तरफ से ऑफर अच्छा जो है ना वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होती रही है। लेकिन मेरा उनसे भी यही सवाल था, भाईजान मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरा केस जो है ना वो 322 वाला क्या है नहीं, मेरा एक्सीडेंट केस नहीं है, मेरा केस टारगेट किलिंग का है। लिहाजा मैं क्यों पैसे लूं, मैं अपने अल्लाह के सामने जाना है, मैंने अपने अल्लाह को हिसाब देना है। ओ मेरे बच्चों को मार दिया गया है, कत्ल किया गया है, मैं कत्ल के कैसे पैसे ले लूं आपसे? एक तो सर आप पे जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया, अब इंसाफ के लिए आप दरबदर हैं, मेडिकल बोर्ड बनता है, टूट जाता है, धमकियां मेज कॉल्स आती हैं। कोई शक नहीं कि घर के 6 अफराद, जी देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि घर के 6 अफराद दुनिया फानी से चले गए और मेरा घर खाली हो गया। अब मुझे ये घर, ये दुनिया काटने को दौड़ती है और मैं सही सही रात सो नहीं पाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जिस बेडरूम पे में मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मैं उनसे जाके मिला करता था, आज वो बेडरूम खाली है। आज जब मैं उस कमरे में जाता हूं मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जहां मेरी बहू मुझे बाबा कह के कहती है कि बाबा आए, आपको आपका पोता हुज़ैफा बुला रहा है। आज जब मैं जाता हूं तो वो कमरा खाली है। अब मेरे दुख का कैसे जो है ना मैं आपको बताऊं कि जो है ना वो मेरे दुख का कैसे आप देख सकते हैं। कोई एक शख्स घर से चला जाए तो आपको उसका जो है वो सब्र नहीं होता। तो मेरे घर से तो 6 लोग हैं और मेरी बेटी जिसका हस्बैंड दुनिया से चला गया, एक्सीडेंट में मार दिया गया, वो बेटी मेरे घर के अंदर है, उसकी बेटी मेरी नवासी जो वो भी यहाँ है। हम रोज रात को जब बैठते हैं तो आपको मैं क्या बताऊं कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं रफाकत साहब। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या दरख्वास्त करेंगे उनसे? जी मैं वज़ीर आला पंजाब अपना सीएम जो है मोहसिन नकवी साहब, मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि जनाब आप यहाँ आए ज़रूर, आपकी वो भी मेहरबानी थी, और उसके बाद आप बिल्कुल भूल गए। ये भी शायद मैं इसको मेहरबानी कहूँगा कि आया वो सिर्फ एक फ़ोटोशूट था, आया सिर्फ मीडिया को दिखाने की चीज़ें थी सारी ये। आज आपने दोबारा पूछा भी नहीं कि भाईजान आपके साथ हुआ क्या है, आपका केस कहाँ पहुँचा है। बच्चे की उम्र को देखकर उसकी तारीख पैदाइश देखें और उसकी जो क्लास है अपना, अब वो 12th क्लास का स्टूडेंट है बच्चा, उससे साफ ज़ाहिर है, उसके डील नोट से लगता है कि ये बच्चा जो है ना वो 18 साल से प्लस है, वो 19 साल से ऊपर लगता है। लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा जो है वो उसका जो टेस्ट है वो जब भी वो बोर्ड बनता है और बोर्ड वाले कहते हैं जी उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसको तोड़ दिया जाता है। तो खुदा रहा मैं मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आप इस बोर्ड को बनवाएं और वहाँ जो ईमानदार और सही लोग हैं उस बोर्ड में शामिल करें, ताकि उसका जो है ना वो प्रॉपर जो एक डॉक्यूमेंट्री टेस्ट है वो सामने आए।
ताकि उसकी मुलजम की जो सजा है उसका तयन हो सके, कानून अपना रास्ता ले। मैं किसी से सिफारिश नहीं चाहता, मैं कहता हूं मेरिट पे जो है वो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं आपके तवज्जो से फिर दोबारा कहता हूं कि मेरा केस एक्सीडेंट का नहीं है, खुदा रहा मैं एक्सीडेंट इसको नहीं, ये एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ये टारगेट किलिंग है। मेरा केस 302 का है और एक बंदे के कत्ल की बात नहीं है, इसमें 6 लोगों को कत्ल किया गया है। ठीक, रफाकत साहब आपने दोबारा कोशिश की मोहसिन नकवी साहब को कॉल करने की? जी ये दुरुस्त है जी, जो नंबर मेरे पास है, जो उन्होंने बताया जी मैं सीएम कि जी मैं सेक्रेटरी हूं सीएम साहब का, आप मुझे कॉल करें, उस नंबर पे मैं कॉल करता हूं तो अब वो उठाते नहीं हैं। कोई नहीं उठाता। हम भी आपके तवस्सुस से वजीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि प्लीज सर इनकी दादरसी कीजिए, आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा कीजिए। रफाकत साहब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? कानूनी रुकावटें खत्म हो गई या फिर बरकरार रहेंगी? अरकान पार्लियामेंट नाअहली केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 2 जनवरी को यह केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही अखबारात में इश्तिहार भी जारी किया गया है। इश्तिहार में लिखा गया, आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। इश्तिहार में मजीद लिखा गया, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को शरीफ खानदान के खिलाफ पैनामा केस का फैसला सुनाया था और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। इसके बाद दिसंबर 2017 में जहांगीर तरीन को भी ऑफशोर कंपनियां छुपाने पर नाअहल करार दे दिया गया। जहांगीर तरीन तब तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। बात करेंगे इसी हवाले से, हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने। अशतर औसाफ साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर इस केस में इलेक्शन एक्ट और अदालती फैसलों में क्या तजाद नजर आ रहा है? सर अब लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई तजाद नजर आ रहा है, मुझे उसमें कोई तजाद की बात नजर नहीं आती। जब ये फैसला आया था तब इलेक्शन एक्ट में या आइन में कोई भी मुअय्यन नहीं था वक्त जिसके तहत वो नाअहली बरकरार रहती है। दूसरी बात ये कि ये जो है सादिक और अमीन वाली बात, जिसको आप उर्फ़े आम में सगेशियस कहते हैं, और ये जो सारी शिक है इसके मुतालिक कोई किसी किस्म का भी ना प्रोसीजर दिया हुआ था, ना वो किस तरीके से वो होगा, ना वो किसी भी जो सजा के साथ मुंसलिक थी बात। तो अब जब ये फैसला आया तो अदालत ने करार दिया कि चूंकि किसी किस्म का मुअय्यन वक्त नहीं है, इसलिए तसव्वुर ये होगा कि ये दायमी नाअहली है। और यही फिर फैसला आया उनका कि जब तक कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई ऐसी सिलसिला न बनाए तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने नाअहली की जो है मियाद मुअय्यन करनी है। तो जब पार्लियामेंट के पास ये मामला आया तो फिर पार्लियामेंट ने उसको कानून में इसकी मुद्दत मुकर्रर कर दी। इसलिए वो फैसला जब आया था उस वक्त तक मुअय्यन मुद्दत नहीं थी, अब मुद्दत मुअय्यन हो गई है और वो 5 बरस है। इसलिए वो वक्त इन सब असहाब का शायद 5 बरस गुजर चुके हैं। तो जो इलेक्शन एक्ट ही चलेगा और इलेक्शन एक्ट में जो तजवीज़ की हुई सजाएं हैं या मुद्दत मुअय्यन कर दी गई वही चलेगी। इसलिए हाँ, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए को एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो फैसला पुराना है, नंबर 1। नंबर 2 उस वक्त का है जब पार्लियामेंट ने इसके अंदर कोई मुद्दत मुअय्यन नहीं की थी। इसलिए अब ज्यादातर लोगों की, मेरा ख्याल है सब लोगों की जो नाअहली है जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात करार दे दिया था, वो 5 बरस की रह गई है। इसलिए व्हेन वी लुक एट सर जो मुद्दत का जो मुद्दत का तयन किया गया है सर, इसके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी या इलेक्शन एक्ट से काम चल जाएगा? और जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी सर, वो आइन की शिक्की की थी या वो इलेक्शन एक्ट की तशरीह की थी जिसमें 62(1)(f) को डिफाइन किया गया था? यूं है कि जहां पे भी मुद्दत देनी हो आइन में
तो उस मुद्दत का बढ़ाना या घटाना जो है वो आईनी तरमीम के जरिए ही हो सकता है। और अगर कोई मुअय्यन वक्त ना हो आइन में लिखा हुआ, तो फिर आप उसको पार्लियामेंट की सादा अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट के मुतालिक जो कवानीन हैं इंक्लूडिंग इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत कर सकते हैं। चूंकि आइन में कोई मुद्दत नहीं मुकर्रर की गई थी और ना मुद्दत मुकर्रर की गई है अभी तक, तो फिर वो इलेक्शन एक्ट के जरिए होगा। याद हमें ये रखना चाहिए कि आइन जो है वो एक मैक्रो यानी एक बड़ी पिक्चर बनाता है और उसके अंदर जो उसके तहत जो बने हुए कवानीन हैं वो उसके अंदर बाकी चीजों का करते हैं। और इसी तरह इसके अंदर भी ये सब कुछ किया गया और ये बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट जो है वो मुअय्यन कर सकती है। आइन भी तो पार्लियामेंट ही बनाती है ना। लेकिन यहाँ पे आपके सवाल का जो डायरेक्ट जवाब है वो ये है कि इसमें आईनी तरमीम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइन ने इसके मुतालिक कोई तादाद यानी मुद्दत नहीं की हुई मुअय्यन। अच्छा सर, ये जो जहांगीर तरीन नवाज शरीफ सर इस केस में बरह रास्त फरीक हैं, तो इसकी तशरीह में कितना वक्त दरकार होगा? क्या ये काम इलेक्शन से पहले हो पाएगा? इसमें तवालत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब जरूर आना चाहिए। सवाल बेसिकली क्या ठीक है। अच्छा साहब, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।